कहानी की शुरुआत होती है पुराने जापान से, जहां अभी भी जमींदार और समुदाय का राज चलता है। यहाँ पर एक शहर है आको। एक दिन जब वहाँ के राजा आसुनो अपने सैनिकों के साथ जंगल पर शिकार पर निकले तो वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिला। उस लड़के का नाम है काय, जो बिल्कुल ही अनोखा था। उसके सिर पर अजीब से निशान थे। राजा उसे अपने साथ लेकर आए, लेकिन काय की कहानी कोई नहीं जानता। उसे लोग भूत प्रेत की औलाद समझते, क्योंकि उसकी चमड़ी दूध जैसे सफेद थी। लोग उसे डरते थे, कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता। लोगों ने राजा से कहा कि ये लड़का अशुभ है, इसे राज्य से निकाल दो। लेकिन राजा ने लड़के में कुछ खास देखा। उन्होंने कहा कि ये लड़का यहीं हमारे साथ रहेगा, और ऐसे वो आंखों का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे काय बड़ा हुआ है, लेकिन सभी लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन इसके बावजूद काय सभी से प्यार से रहता और सभी से मीठी बातें करता और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। आसुनो की बेटी काय से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और काय भी उसे चाहता था, और वो दोनों अकेले में मिला करते थे। काय कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जंगल में शिकार पर निकले कुछ लोगों के सामने एक खतरनाक दैत्य से हुआ, जहाँ काय भी उनके साथ था। उस दैत्य को देखकर सभी की हालत पतली हो गई। उसकी 6 आंखें थी और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो अपने सामने आने वाले हर चीज को साफ कर रहा था। इसी बीच एक सम्राट यासुनो उस जानवर के सामने फंस गया। इस भगदड़ में उसकी तलवार गिर गई और सामने मौत खड़ी थी। लेकिन उसी समय काय ने बहादुरी दिखाते हुए बिजली की रफ्तार से दैत्य के गले को चीर डाला और उसे मार गिराया और तलवार यासुनो को सौंप दी। तभी राजा और बाकी सैनिक वहाँ आए और देखा कि दैत्य मर चुका है। सभी लोगों को लगा दैत्य को मारने वाला यासुनो है, क्योंकि उसी के हाथ में तलवार थी। यासुनो इतना सेल्फिश था कि वो चुप रहा और सारा क्रेडिट खुद ले गया। उसे इनाम के तौर पर दैत्य का सिंग काट कर दिया जाता है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। जाते जाते काय की नजर एक अजीब सी सफेद लोमड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें 2 रंग की थी और वो काय को घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरे किंगडम को देखते हैं, जिसका राजा लॉर्ड कीरा है। वहाँ पर वही सफेद लोमड़ी आती है, जिसे हमने जंगल में देखा था, और वो एक खूबसूरत औरत में बदल गई। दरअसल एक विच है और उसके पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ थी। इसके अलावा वो लॉर्ड कीरा की जासूस थी। उसने कीरा को बताया कि लॉर्ड आसुनो को मारने का उनका प्लान फिलहाल नाकाम हो गया। लॉर्ड कीरा किसी भी तरह से उस राज्य पर कब्जा करना चाहता है जहाँ काय रहता है, और वो बहुत ही समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। विच कीरा से कहते हैं हमें इस बार फेस्टिवल में जाना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। इस फेस्टिवल में सबसे बड़े किंग भी आए हुए थे, मतलब वो सभी किंगडम के राजा हैं और सभी उनका हुक्म मानते थे। इस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ वॉर कहा जाता है और इसमें हर राज्य के योद्धा एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, और जो योद्धा इसमें जीतेगा उसे सम्मान दिया जाएगा। अब समय था दोनों राज्यों के बीच मुकाबले का। कीरा का योद्धा अब मैदान में उतरा और उसकी ताकत को देखकर सब दंग रह गए। तभी कीरा ने मीका को जोर से कहा, फिक्र मत करो, मुझे यकीन है तुम्हारे पिता का योद्धा भी कम नहीं होगा। वहीं दूसरे राज्य की तरफ से यासुनो को चुना गया। लेकिन जब काय उसे बुलाने गया तो पता चला कि यासुनो की आंखें सफेद हो गई हैं और वो अजीब से हालत में था। उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया था और यह काम उसी रहस्यमय औरत का था। ये देखकर काय ने कहा कि किसी और को बुला लो मुकाबले के लिए, लेकिन समय इतना कम था कि दूसरे योद्धा को टाइम से नहीं पहुंचा तो आसुनो की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भीड़ इंतजार करते करते थक चुकी थी। शोगुन ने अपने सेवक को भेजकर आसुनो से पूछा, तुम्हारा योद्धा आखिरकार कहाँ है? तभी आको का योद्धा मैदान में दाखिल हुआ। उसकी एंट्री इतनी धमाकेदार नहीं थी जितने की कीरा के योद्धा की थी, लेकिन फिर भी सबने राहत की सांस ली। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। लड़ाई शुरू होते ही कीरा का योद्धा उस बेचारे को भारी पड़ने लगा। लड़ते लड़ते काय का मांस गिर गया। सभी हैरान रह गए। शोगुन ने तुरंत लड़ाई रुकवाई और पास आकर एक नजर में पहचान लिया कि यह असली समुराय नहीं है बल्कि काय है। उसने आदेश दिया कि इसे यहीं पर खत्म कर दो। मीका तुरंत दौड़ी और काय के सामने खड़ी हो गई। लॉर्ड आसुनो ने आगे बढ़कर माफी मांगी और सारी गलती अपने सिर ले ली। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। शोगुन मान गया और फैसला लोगों के हाथों में छोड़ दिया। इसके बाद आकर लॉर्ड कीरा के सामने वही जादूगरनी खड़ी थी। उसने समझाया कि अब आंखों पर कब्जा करना और भी आसान हो जाएगा। उसने अपने जादू से डरावनी मकड़ी पैदा की जिसकी 6 चमकती हुई आंखें थी, ठीक उसी डरावने जानवर की तरह। इसका मतलब यह था कि वह जानवर भी उसी ने बनाया था। वो मकड़ी आसुनो के पास गई और उसे डंक मार के हिप्नोटाइज कर दिया। इसके बाद आसुनो देखते हैं कि कीरा उनकी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने बेटी को बचाने के लिए तलवार उठाई और उस पर वार कर दिया, लेकिन यह सब उसके दिमाग का भ्रम था। असल में उन्होंने मेहमान कीरा पर हमला किया था। तभी राजा वहाँ आए और कीरा ने मासूम बनने का नाटक किया। अब सबके सामने आसुनो को मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने मेहमान पर तलवार चलाई थी, लेकिन सम्मान की वजह से उसे आदेश दिया कि वह खुद अपनी जान ले ले। ओइशी ने उन्हें रोका और कहा कि यह अन्याय है, आपको वश में किया गया था। लेकिन आसुनो अब केवल अपनी बेटी और खानदान की इज्जत के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मीका से वादा लेते हुए कहा, आंसू मत भाओ बेटी, उन्हें मत दिखाओ कि तुम कमजोर हो। फिर वो ओइशी के साथ एकांत जगह पर गए
गए। ओइशी ने उनके लिए तलवार तैयार की और बाकी सब ने अपनी आंखों से यह दर्दनाक पल देखा। अब मीका ने शोगुन से कहा कि वो अपने पिता की इकलौती बेटी है और तब तक राज्य संभालेगी जब तक उसकी शादी न हो जाती। लेकिन शोगुन ने ऐलान किया कि वो आको का मालिक कीरा होगा। मीका को 1 साल दिया जाता है शौक मनाने के लिए, उसके बाद उसकी शादी कीरा से कर दी जाएगी। ओइशी और बाकी समुराई को पद से वंचित कर दिया। अब वे रोनिन बन गए, यानी वो योद्धा जिनके पास मालिक नहीं बचा। शोगुन ने साफ कहा कि तुम बदला नहीं लोगे। कीरा ने पावर संभालते ही उन्हें अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि कोई भी रोनिन उनकी जमीन पर नहीं दिखेगा वरना मौत तय है। मीका टूट चुकी थी, लेकिन काय की हालत उससे भी खराब थी। उसे कैदी बनाकर रस्सियों से बांध के लाया गया ताकि मीका उसे आखिरी बार देख सके। कीरा ने हंसते हुए कहा, अभी देख लो इसे, इसके बाद कभी नहीं देख पाओगी। फिर उसने ओइशी को जेल में डलवा दिया क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। पूरे 1 साल तक ओइशी अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। बारिश वाली एक रात को उसे बाहर फेंक दिया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़ते हुए आए और उसे घर ले गए। उसकी पत्नी ने बताया कि सभी लोग आंखों छोड़ के चले गए हैं। मीका को महल में कैद कर दिया गया क्योंकि उसकी शादी का समय आ चुका था। ओइशी ने पूछा कि काय का क्या हुआ। उसके बेटे ने कहा कि उसे एक आइलैंड पर भेज दिया गया। ओइशी कहता है, मुझे तुरंत 3 घोड़े चाहिए। वो उस आइलैंड पर पहुंचा जहाँ काय था। यह आइलैंड बहुत ही डरावना था। यहाँ के सभी लोग एक जानवर की तरह थे। ओइशी एक जगह पहुंचा जहाँ पर फाइट चल रही थी। यहाँ काय एक बड़े आदमी से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते काय ने उस आदमी को मार गिराया। अब ओइशी भी फाइटर बनकर उस रिंग में दाखिल हुआ ताकि काय से बात कर सके। लेकिन इस 1 साल में काय सब कुछ भूल चुका था। ओइशी चिल्लाता रहा लेकिन काय ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद काय ने जब मीका का नाम लिया और कहा कि उसकी शादी होने वाली है, उसके शो का 1 साल पूरा हो चुका है और हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर काय की याददाश्त वापस आई और वो लड़ते लड़ते उस जगह से बाहर निकल गए। उधर कीरा के किले में खबर पहुंची। डच आइलैंड से आए एक आदमी बताता है कि जिस योद्धा का आपने हमें बेचा था वो भाग निकला किसी समुराई की मदद से। यह सुनकर कीरा बौखला गया और तुरंत अपने जादूगरनी को आदेश दिया कि ओइशी को खोजकर खत्म कर दो। इसी बीच काय और ओइशी तालाब के किनारे पहुंचे जहाँ शिकारा पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था। सबको पता था कि प्लान शोगुन के हुक्म के खिलाफ है, यानी इसमें शामिल होना मौत को न्योता देने जैसा था। लेकिन जैसे ओइशी ने कहा कि उनका मकसद लॉर्ड कीरा का अंत है, सबकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने जोर से चिल्लाकर हामी भरी। ओइशी ने कहा कि किला बहुत ही सुरक्षित है, हमें पता करना पड़ेगा कि कीरा कब मंदिर जाएगा और हमारे पास तलवार भी नहीं है। लेकिन तभी एक आदमी काय से झगड़ा करने लगा। उसने कहा कि यह समुराई नहीं है, इसे हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। ओइशी ने उसे रोका और कहा कि हम में सब कोई समुराई नहीं है, हम सब रोनिन हैं। अब सब अपने अपने हिस्से के मिशन पर निकल गए। ओइशी और काय तलवार बनाने वाले गांव गए, लेकिन वो गांव पूरा सुनसान पड़ा था। अचानक वहाँ पर कुछ सिपाही आए और ओइशी ने झूठ बोला, हम किसान हैं, औजार खरीदने आए हैं। लेकिन सैनिकों ने ओइशी का हाथ देखकर कहा, ये किसान के हाथ नहीं है। काय ने तुरंत खतरा भांप लिया और उन पर हमला कर दिया और पलक झपकते दुश्मनों को काट डाला। बाकी सैनिक दशरथ से भागे और रोनी ने उनकी तलवारें उठा ली। इससे साफ हो गया कीरा ने पूरा इलाका कब्जा कर लिया था। वहाँ से हथियार मिलना मुश्किल था। तभी काय ने अपना असली राज बताया। उसने कहा कि हथियार हमें टेम्बू के जंगल में मिलेंगे जहाँ मैं पला हूँ, भूत प्रेतों के बीच। और उसने कसम खाई कि मैं कभी उनका जादू इस्तेमाल नहीं करूंगा। ओइशी को ये सुनकर बेचैनी हुई, लेकिन बदला लेना ही था, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच एक आदमी खबर लाया कि कीरा का अगला मंदिर दौरा कब होगा। उधर ओइशी और काय टेम्बू के जंगल में दाखिल हुए। काय ने कहा कि किसी भी हालत में तलवार मत निकालना, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर खड़े रोनिन आपस में चर्चा करने लगे, आखिर ओइशी को इस काय पे इतना भरोसा क्यों है। धीरे धीरे उनका शक बढ़ा और उन्होंने सोचा कि अगर काय ने ओइशी के साथ धोखा कर लिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए सब गुफा में जाने लगे, जबकि काय ने उन्हें मना किया था। इसके बावजूद भी गुफा के अंदर काय अकेले कमरे में गया। वहाँ पर एक रहस्यमय प्राणी से उसकी मुलाकात हुई। उसने कहा कि बाहर की दुनिया हम जैसे लोगों को गंदा खून करती है, हमें हर जगह ठुकराया जाता है। काय उसकी बात सुन रहा था कि यह उसकी अपनी कहानी थी। इसी दौरान गुफा के बाहर ओइशी अपने साथियों के शक से परेशान था। तभी यासुनो ने अचानक तलवार खींच ली और एक पीछे लड़ाई शुरू कर दी। ओइशी के दिमाग में आवाज गूंजने लगी, तलवार निकालो और अपने लोगों को बचाओ। लेकिन उसने कसकर खुद को रोक रखा था। एक एक करके उसके लोग गिरने लगे और वो भीतर ही भीतर टूट रहा था। उधर काय ने कहा कि मुझे आपकी तलवार चाहिए। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ये तलवार ले सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे मुझसे पहले लेना होगा। फिर दोनों उस तलवार को लेने के लिए तेजी से आगे बढ़े और काय ने वो तलवार ले ली, क्योंकि काय भी उन्हीं में से एक था। भूत बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत बची है। उधर दूसरी तरफ ओइशी के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब असल में हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम था। यह सब उसकी वफादारी और भरोसे की परीक्षा थी। जब काय लौटा तो उसके पास कई चमकती हुई तलवारें थी। अब सभी रोनिन उस गुफा से बाहर निकल आए। वहीं इसोगाई ने आकर खबर दी कि लॉर्ड कीरा आज रात किला छोड़ने वाले हैं। ओइशी ने ध्यान से संदेश सुना, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया
इसोगाई की आंखें फीकी पड़ चुकी थी। रात होते ही रोनिन चुपके किले की दीवार तक पहुंच गए। अंदर एक लंबे बालों वाला साधु पूजा कर रहा था और इसी पास गया और वो मुड़ा और उसकी शक्ल उसी जादूगरनी में बदल गई। उसके एक हाथ के इशारे से अचानक चारों तरफ आग भड़क उठी। कई रोनिन वहीं ढेर हो गए और बाकी घायल हो गए। किले के अंदर जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को एक तलवार थमाई और बोला कि यह तलवार ओइशी की थी। फिर उसने मीका को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने अकेले तेरे पिता के बचे कुछ योद्धाओं को मार डाला है। लेकिन उसी वक्त उसने चालाकी से एक खंजर मीका के पास गिरा दिया, जिससे मीका के दिमाग में भागने की तरकीब सूझी। दूसरी ओर रोनिन का एक बड़ा हिस्सा बच गया था। ओइशी ने माना कि गलती मेरी थी, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब चाहे हार हो या जीत, हमला अभी होगा। अगर मरेंगे तो सम्मान के साथ। काय बोला, जो शुरू किया है उसे खत्म करेंगे। और सब तैयार हो गए। सब जानते थे हो सकता है आज की रात उनकी आखिरी हो, इसलिए सबने कहानी पर दस्तखत किए ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि उन्होंने अपनी जान क्यों दी। काय ने भी साइन किया और अब वो सच में उनके बीच माना गया। रात की गहराई और एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ। कीरा का किला पहरेदारों से भरा पड़ा था, लेकिन नाटक मंडली के साथ घुसते हुए रोनिन अंदर पहुंच गए। उसी दौरान मीका को दुल्हन के जोड़े में लाकर कीरा के बगल में बिठाया गया। नाटक शुरू हुआ और अब सबका ध्यान मंच पर लग गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रोनिन धीरे धीरे किले की दीवार तक पहुंच गए और चुपचाप खत्म करने लगे और उनकी जगह खुद खड़े हो गए। काय अकेला कई दुश्मनों को धराशायी करता गया। कीरा ने अपना सबसे भयानक योद्धा मैदान में उतारा। सभी रोनिन सहम गए। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था, लेकिन तभी एक रोनिन ने हथियारों वाले कमरे में जलता हुआ बारूद फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और कई योद्धा उस आग में जलकर खत्म हो गए और जादूगरनी भी रूप बदलकर हवा में उड़ गई। इसी बीच मीका ने अपने जोड़े में छुपे हुए खंजर से कीरा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। उसने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग गई। किला अब युद्ध भूमि बन चुका था और रोनिन अपनी जान की बाजी लगा रहा था। काय और मीका आमने सामने आए और काय बोला, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी जादूगरनी वहाँ आई और अपने जादू से एक विशाल ड्रैगन में बदल गई। उसने आग बरसाई, लेकिन काय ने अपनी पवित्र तलवार से हर वार को रोक दिया और पलटवार करता रहा। उधर ओइशी और कीरा का आमना सामना हो गया। दीवार टूटते ही दोनों भिड़ गए। ये लड़ाई बराबरी की थी, एक बार जानलेवा था। इसी दौरान काय की तलवार उसके हाथ से छूट गई। ड्रैगन मीका को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। तभी काय ने अपनी छुपी हुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ही बार में ड्रैगन को खत्म कर दिया। वो वापस जादूगरनी के रूप में आ गई, लेकिन उसकी सांसें अब थम चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ओइशी ने आखिरकार कीरा को पछाड़ दिया और उसका सिर धड़ से अलग करके सबके सामने फेंक दिया। कीरा की मौत के साथ ही उसके सारे सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इसके बाद 47 रोनिन मीका के साथ आको लौटे। उन्होंने आसुनु की कब्र पर तलवार चढ़ाई और ओइशी ने कहा, अब न्याय पूरा हुआ। मीका ने भी काय के सामने अपने दिल की बात रखी और दोनों का प्यार आखिरकार पूरा हो गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी 47 रोनिन की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना।